नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किंग कैजुअरियर एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने कर लिया था नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन हम लोग कर रहे थे। इस प्रीपोजिशन के हमने पहले 3 पार्ट्स कर लिए हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चौथा पार्ट। ठीक है, तो उस सबसे पहले जानते हैं प्रीपोजिशन के बारे में, एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। जिन्होंने वीडियो देख लिया है उनके लिए भी और जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए भी। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है प्री प्लस पोजीशन। प्री यानी पहले, पोजीशन यानी जगह। ठीक है, पहले जगह। अब इसको अच्छे से समझने के लिए डेफिनेशन समझते हैं। जैसे कि अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। एक प्रीपोजिशन एक वर्ड है जो किससे पहले रखा गया है, प्लेस किया गया है, नाउन या प्रोनाउन से, टू शो इट्स रिलेशन, उसका रिलेशन बताने के लिए। किसके साथ? विद द सम अदर नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस, किसी और नाउन प्रोनाउन के साथ जो सेंटेंस में मौजूद है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं वही पुराना, द बुक इज ऑन द टेबल। इस सेंटेंस में 2 नाउन हैं, बुक और टेबल। अब देखिए, टेबल से पहले क्या आया है? द आया है। द को आप नेग्लेक्ट कर देंगे, उसको छोड़ देंगे, क्योंकि ए, एन और द क्या होते हैं? आर्टिकल होते हैं। ठीक है, हम सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं यहां पे, तो आर्टिकल को हम अलग से पढ़ेंगे। तो टेबल से जस्ट पहले कौन आया अगर आप द को छोड़ दो तो ऑन आया। कौन आया? ऑन। अब इस ऑन ने टेबल से पहले आके क्या बताया? इसका रिलेशन, कि बुक कहां पर है? बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है। ठीक है, तो ऑन क्या हो गया? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन, टेबल से पहले पोजीशन, नाउन से पहले पोजीशन। ठीक है, अभी तक के जो हमने प्रीपोजिशन किए थे वो कौन कौन से थे? इन, इनटू, अंडर, बिलो, ऑन, अपॉन, ओवर, अबव, एट। उसके बाद टू, टूवर्ड्स, फ्रॉम, ऑफ, विद, बाय। ये सारे के सारे प्रीपोजिशन हमने कर लिए हैं और इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिन्होंने नहीं देखे और डायरेक्ट जो इस वीडियो पे आए हैं, प्लीज इनको भी देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो आज हम टारगेट करने वाले हैं वर्ड्स, वो हैं सिंस, बिटवीन, फॉर, आफ्टर, अमंग और बिफोर। ये 6 वर्ड्स आज हम टारगेट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं फॉर के साथ। किसके साथ? फॉर के साथ। फॉर का मतलब हिंदी में होता है के लिए। ठीक है, इसका सबसे जो इजी वाला यूज है वो होता है के लिए। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे आई बॉट अ गिफ्ट फॉर यू। मैंने खरीदा एक गिफ्ट। ठीक है, बॉट होता है खरीदना। मैंने खरीदा एक गिफ्ट। किसके लिए? फॉर यू, आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वॉज पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग द होमवर्क। ही यानी कि वह, वॉज पनिश्ड, उसको पनिशमेंट मिली। ठीक है, उसको पनिश किया गया। फॉर किसके लिए? नॉट डूइंग द होमवर्क, होमवर्क नहीं करने के लिए, के लिए आया आपका फॉर। ठीक है, ही वॉज पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग द होमवर्क। नेक्स्ट, द वीडियो लेक्चर, जो वीडियो लेक्चर, सॉरी दिस वीडियो लेक्चर, ये वीडियो लेक्चर इज, है, फॉर द पीपल, कौन से लोगों के लिए? लोगों के लिए, हु वांट टू लर्न इंग्लिश ग्रामर। ये वीडियो लेक्चर उन लोगों के लिए यानी कि फॉर है जो सीखना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी ईयर मैनी सोल्जर्स, हर साल बहुत सारे सोल्जर्स, सैनिक, सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, अपनी जो जान होती है उसको सेक्रीफाइस करते हैं, कुर्बान करते हैं। ठीक है, न्यौछावर करते हैं। फॉर द कंट्री, किसके लिए? कंट्री के लिए, देश के लिए। तो के लिए की जगह आया फॉर। ठीक है, नेक्स्ट फॉर का यूज होता है फॉर शोइंग प्राइस। किसी चीज की कीमत दिखाने के लिए भी हम फॉर का यूज कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आई बॉट दिस गिफ्ट फॉर
200 रुपीज, मैंने ये गिफ्ट खरीदा। ठीक है, पहले था मैंने गिफ्ट खरीदा फॉर यू, आपके लिए खरीदा। अब यहाँ पे प्राइस दिखा रहा हूं, आई बॉट दिस गिफ्ट, आप ऐसे लिख सकते हो फॉर यू फॉर 200 रुपीज। ठीक है, मैंने गिफ्ट लिया फॉर 200 रुपीज, 200 रुपीज का। ठीक है, नेक्स्ट, यू कैन बाय 1 डजन बनाना, आप 1 दर्जन केले खरीद सकते हो फॉर 70 रुपीज, कितने का? 70 रुपए का। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इसका यूज हम देखेंगे जो बहुत ही पॉपुलर यूज है सिंस के साथ, सिंस और फॉर। ये बहुत लोगों को इसमें डाउट होता है क्योंकि हमारे टेंस में भी आता है। ठीक है, तो चलिए इसको क्लियर करेंगे, आज भी करेंगे, जब हम टेंस पढ़ेंगे तब भी करेंगे। ठीक है, तो आज इसका बेस बना देते हैं। तो सिंस और फॉर दोनों का इस्तेमाल होता है टाइम के लिए। तो सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि एक समय का पॉइंट। ठीक है, दूसरा फॉर यूज होता है पीरियड या ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि ड्यूरेशन क्या होता है? काल, मतलब वो काल, पूरा का पूरा ड्यूरेशन। ठीक है, दिखाता है टाइम का। आप एग्जांपल से इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। सिंस और फॉर का इस्तेमाल किसके लिए होता है? जहां पे प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हुआ हो। ठीक है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो। ठीक है, जिन लोग को नहीं आते हैं टेंस, थोड़े से भी नहीं आते हैं, प्लीज यहां पे स्ट्रेस मत लो, हम टेंस में इसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। फिलहाल आप इतना समझो, सिंस और फॉर को समय के साथ यूज किया जाता है। जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो सिंस आता है। जब हम ड्यूरेशन यानी कि काल, एक काल होता है ना, एक लंबा सा ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या होता है? जैसे मान लो पॉइंट ऑफ टाइम होता है कि संडे को मैं आ रहा हूं। ठीक है, संडे हो गया आपका पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मैं बोलूंगा 4 दिन में मैं आ रहा हूं, तो 1 2 3 4, 4 दिन मैंने ड्यूरेशन दिखाई आपको, 1 दिन से 4 दिन के बीच में मैं कभी भी आ सकता हूं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ड्यूरेशन, काल, उसका काल, समय। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं। कहीं पे भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, वहां पर सिंस और फॉर का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब सिंस और फॉर का इस्तेमाल तो होगा, लेकिन हम समझेंगे कैसे कि वहां पे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो वहां पे आपको ये शब्द मिलेंगे, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। आप इसको भी शॉर्ट कर दो, जहां पे आपको बीन मिल जाएगा ना, BEEN, BEEN। ठीक है, उसको आप समझ लो कि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वो पास्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, ऐसी जगह पे सिंस और फॉर का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये दिखाया जाता है किसी कंटिन्यूअस वर्क को जो होता रहा है, हो रहा है, खत्म नहीं हुआ है अभी। ठीक है, और वहां पे सिंस और फॉर दिखाएंगे टाइम, वो काम कब से चला आ रहा है। ठीक है, तो वहां पे यूज होगा सिंस और फॉर का। एग्जाम्पल के साथ आप अच्छे तरीके से समझेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ही हैज बीन स्टडिंग डैश 2 PM। ठीक है, ही हैज बीन स्टडिंग डैश 2 hours। दोनों के एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो, दोनों शुरू में ही हैज बीन स्टडिंग, ही हैज बीन स्टडिंग, दोनों के दोनों बराबर हैं, कोई भी चेंज नहीं है, एक जैसा है। लेकिन डैश के आगे क्या लिखा है? 2 PM, और नीचे वाले ने लिखा है 2 hours। ऊपर वाले का मतलब है कि वो 2 बजे से पढ़ रहा है, उसने एक्यूरेट टाइम बताया है, पॉइंट ऑफ टाइम बताया है, समय का नाम लिया है आपने। ठीक है, कि वो 2 बजे से पढ़ रहा है, तो ऐसी जगह पे हमेशा आएगा सिंस। और जहां आपने ड्यूरेशन बताई है, काल बताया है कि 2 घंटे से पढ़ रहा है, 10 घंटे से पढ़ रहा है, 12 घंटे से पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ कितने बजे से रहा है नहीं पता है ना। तो अब 2 घंटे से पढ़ रहा है लिखा है मैंने, तो हो सकता है वो 1.5 घंटे से पढ़ रहा हो सकता है 1.25 घंटे से पढ़ रहा हो सकता है 2 घंटे से 15 मिनट ज्यादा से पढ़ रहा हो। एक्यूरेट टाइम नहीं मैंने बताया, मैंने क्या लिखा है? 2 घंटे से पढ़ रहा है, एक अनुमान बताया है, तो यहां पे आएगा फॉर। ठीक है, अब जैसे 2 PM की जगह 3 PM होता तो भी सिंस आता, 4 बजे सुबह होता तो भी सिंस आता, 8 बजे का टाइम दिया होता, 12 बजे का टाइम दिया होता,
3 बजे का टाइम दिया होता तो आता सिंस। ठीक है, वैसे ही आवर्स ले लो, 2 आवर्स है तो 4 आ गया, 5 आवर्स होता तो भी 4 आता, 10 आवर्स होता तो भी 4 आता, 7 आवर्स होता तो भी 4 आता। ठीक है, तो ड्यूरेशन है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और, जैसे मान लो जनवरी, ही हैज बीन स्टडिंग सिंस जनवरी, वो जनवरी से पढ़ रहा है, तो जनवरी एक नाम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, वो जनवरी से पढ़ रहा है तो सिंस आएगा। ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जितने भी महीनों के नाम लोगे तो वहां पे आएगा सिंस। ठीक है, लेकिन अगर आप बोलोगे कि वो 2 महीने से पढ़ रहा है, 3 महीने से पढ़ रहा है, 7 महीने से पढ़ रहा है, 8 महीने से पढ़ रहा है, 10 महीने से पढ़ रहा है, 11 महीने से पढ़ रहा है, तो समय का काल बता रहे हो आप। ठीक है, तो आएगा फॉर। ठीक है, नेक्स्ट, संडे से पढ़ रहा है, मंडे से पढ़ रहा है, ट्यूसडे से पढ़ रहा है, वेडनेसडे से, थर्सडे से, फ्राइडे से पढ़ रहा है, सैटरडे से पढ़ रहा है तो आएगा सिंस। और अगर आप लिखोगे 2 दिन से पढ़ रहा है, 3 दिन से पढ़ रहा है, 4 दिन से, 5 दिन से पढ़ रहा है तो आएगा फॉर। 100 दिन से पढ़ रहा है तो भी आएगा फॉर। क्लियर हुआ। ठीक है, अब सिंस का इस्तेमाल और कहां पे होगा, जहां पे ईयर लिखा है, 1990 से पढ़ रहा है। ठीक है, 2000 से पढ़ रहा है, 2005 से पढ़ रहा है, लेकिन अगर इसी के जगह लिखा होता 2 साल से पढ़ रहा है तो फॉर आएगा, 5 साल से पढ़ रहा है, 10 साल से पढ़ रहा है, 3 साल से पढ़ रहा है, 4 साल से पढ़ रहा है। ठीक है, तो कार्यकाल बताया उसका, तो 4 साल से, 5 साल से, 12 साल से पढ़ रहा है, 10 साल से पढ़ रहा है, 100 साल से पढ़ रहा है। ठीक है, तो वहां पे आएगा फॉर। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद अगर आप किसी त्योहार का नाम लेते हैं, दिवाली, दिवाली से पढ़ रहा है, वो पॉइंट ऑफ टाइम है। होली, होली से पढ़ रहा है तो भी सिंस आएगा। ठीक है, वहीं अगर आप लिख दोगे, मान लो होली थी अभी मार्च में, ठीक है, अभी ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं जुलाई में, तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने हो चुके हैं ना, तो मैं बोलूंगा 3 महीने से पढ़ रहा है होली की जगह। ठीक है, ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 3 मंथ्स तो फॉर आएगा, लेकिन मैं जब होली की बात कर रहा हूं तो आया सिंस। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे मॉर्निंग हो गया या इवनिंग हो गया, इनके साथ भी आता है सिंस आता है। ठीक है, क्लियर है। इसको और अच्छा एलेबोरेट करके पढ़ेंगे टेंस के टाइम पे। चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास आफ्टर और बिफोर। आफ्टर का मतलब बाद में, बिफोर यानी पहले। ठीक है, अब आफ्टर का यूज कैसे होता है एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे ही विल कम आफ्टर 9 AM, वो आएगा आफ्टर बाद में, किसके बाद, 9 AM के बाद, यानी सुबह के 9 बजे के बाद आएगा। ठीक है, ही विल कम बिफोर 9 AM, वो कब आएगा, 9 बजे से पहले, सुबह के 9 बजे से पहले आएगा, तो बिफोर लगा। ठीक है, शी डिड द होमवर्क आफ्टर कमिंग फ्रॉम मार्केट, उसने होमवर्क किया मार्केट से आने के बाद। ठीक है, तो आफ्टर ने क्या बता दिया कि मार्केट से आई, उसके बाद उसने होमवर्क किया, तो आफ्टर आया। शी डिड द होमवर्क बिफोर गोइंग टू मार्केट। ठीक है, उसने होमवर्क किया मार्केट जाने से पहले, तो आ गया बिफोर। ठीक है, हिज बर्थडे, उसका जो बर्थडे है, कम्स आता है 5 days आफ्टर माई बर्थडे, मेरे बर्थडे से 5 दिन बाद, यानी कि उसके बाद, आफ्टर। ओके, बिफोर, हिज बर्थडे कम्स 5 days बिफोर माई बर्थडे, उसका जो बर्थडे आता है मेरे बर्थडे से 5 दिन पहले आता है, तो जहां पहले आएगा वहां बिफोर, जहां बाद आएगा वहां पे आफ्टर। ठीक है, इजी है। चलिए, इसका जो थोड़ा सा डिफरेंट यूज होता है वो होता है, आफ्टर का मतलब होता है किसी के पीछे लगना या किसी के पीछे भागना। ठीक है, इसका एक अलग मीनिंग भी होता है। ठीक है, किसी के, एक तो होता है बाद में, एक होता है किसी के पीछे लगना, वैसे भी बाद ही होता है, एक आगे भाग रहा है, एक पीछे भाग रहा है, तो मतलब वो उसके बाद भाग रहा है ना। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। द कैट रैन आफ्टर द माउस, बिल्ली भागी किसके पीछे, आफ्टर द माउस, माउस के पीछे। ठीक है, नेक्स्ट, द पुलिसमैन रैन आफ्टर द थीफ, जो पुलिसमैन था वो चोर के पीछे भागा। ठीक है,
अब बिफोर का एग्जाम्पल भी लेते हैं। बिफोर का जो दूसरा मीनिंग होता है थोड़ा सा डिफरेंट जो होता है वो क्या होता है, किसी के सामने। ठीक है, किसी के सामने। अगर आप कॉपीज लेके बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बैठे हैं तो प्लीज कॉपी लेके बैठा कीजिए, नोट्स बनाया कीजिए। मेरी लैंग्वेज से कुछ नहीं होता, अगर आप अपनी लैंग्वेज में अपनी भाषा में अपने हिसाब से लिखेंगे तो दैट विल बी मच बेटर, वो लंबे समय के लिए आपको याद रहेगा। तो बिफोर के आगे आप लिख सकते हैं किसी के सामने भी होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, द मिनिस्टर इज स्टैंडिंग बिफोर द पीपल। जो मिनिस्टर है वो कहां खड़ा है, लोगों के सामने। ठीक है, नेक्स्ट, द सिंगर इज सिंगिंग बिफोर द ऑडियंस। जो सिंगर है, एक गायक है, कहां गा रहा है, लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने, श्रोताओं के सामने, जो सुन रहे हैं उनके सामने। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आफ्टर एंड बिफोर। चलिए आइए लास्ट के दो कर लेते हैं, बिटवीन एंड अमंग। दोनों का मतलब होता है बीच में या बीच, दोनों के बीच, सबके बीच। ठीक है, फर्क क्या होता है, बिटवीन आता है दो लोगों के लिए और अमंग आता है दो प्लस यानी दो से ज्यादा के लिए, या फिर डाउटफुल जहां पे पता नहीं है कितने हैं वहां भी अमंग आता है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं क्लियरिटी के साथ। द टीचर डिवाइडेड फ्रूट्स बिटवीन द टू ब्रदर्स। जो टीचर था उसने क्या किया, फ्रूट्स को डिवाइड किया, डिवाइड यानी बांटा, बिटवीन द टू ब्रदर्स। किसके बीच, दो ब्रदर्स के बीच में। दो भाई थे, पता लगा ना इस सेंटेंस में दो लोग हैं उनके बीच पट रहा है, तो क्या आ गया, बिटवीन आ गया। द टीचर डिवाइडेड फ्रूट्स बिटवीन राजू एंड श्याम। इस तरीके के सेंटेंस में दो लोगों के नाम लिखे हुए हैं तो आपको पता है कि एक दो, राजू नंबर एक, नंबर दो हो गया श्याम, तो दो लोगों के बीच में बटा यहां पे भी, इसलिए यहां भी क्या आया, बिटवीन। अब दूसरा सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं, द टीचर डिवाइडेड फ्रूट्स अमंग 10 स्टूडेंट्स। यहां पे 10 स्टूडेंट होने दो, 3 स्टूडेंट होने दो, 300 स्टूडेंट होने दो, 3000 स्टूडेंट होने दो, मतलब जितने मर्जी होंगे पर होने चाहिए दो से ज्यादा, तो आएगा अमंग। ठीक है, और अगर ऐसा ही सेंटेंस हो जो डाउटफुल केस हो, जैसे द टीचर डिवाइडेड फ्रूट्स अमंग द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बीच में उसने बांटा। अब देखो स्टूडेंट्स तो दो भी हो सकते थे, है ना, दो को भी स्टूडेंट्स ही बोलेंगे, 3 को भी, 4 को भी, 100 को भी, लैक्स को भी, लेकिन यहां बताया नहीं है कितने स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसे सेंटेंस में आप क्या लिखोगे, अमंग लिखोगे। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए, तो आज का सेशन इतना ही, आज का वीडियो लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंतजार कीजिए। जिसको समझ में नहीं आया फिर से इस वीडियो को देखिए और पुराने वीडियोस जरूर देखिए, और उन सब वीडियोस को प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। और बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए, प्लीज 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 लाइक करना ना भूले। थैंक यू।